लाडली लक्ष्मी योजना को ड्राफ्ट किया और पृथ्वीराज जी एक समाज सेवक हैं जो कि बेटियों के और लड़कियों के लिए काम करते हैं। तो चलिए हम लैंडमार्क द बुक स्टोर के अंदर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अब हम आ गए हैं लैंडमार्क द बुक स्टोर में, जहाँ पे हमारी एडिटर इन चीफ दीपाली मैम हैं, पी नरहरि सर हैं और पृथ्वीराज परमार सर हैं, जिनके साथ आज हमारी गुफ्तगू होगी बेटियां बुक पर। तो मैम मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूँगी यहाँ से। हेलो एवरीवन, लैंडमार्क द बुक स्टोर व इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पी नरहरि जी और पृथ्वीराज सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले मैं आप लोगों को पी नरहरि जी के बारे में बताना चाहूँगी। पी नरहरि जी एक IAS ऑफिसर है, लिरिसिस्ट व राइटर है। आपको 45 से ज़्यादा नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं तथा 3 टाइम्स आपको अवार्ड मिला है बाय प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। आपका आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी आपके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई थी। एंड पी नरहरि जी also writes the lyrics of the songs। और उन्होंने गाना लिखा था हो हल्ला, जो कि शान के द्वारा गाया गया। एंड दिस लेड इंदौर टू बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017, 18 and 19। एंड द बेटर इंडिया declared him to be among the 10 most inspiring IAS officers in the year 2017। अब मैं आपको पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगी कि he is an author and social worker and girl child right activist। उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करा है, परंतु अपने करियर की शुरुआत एज ए बिजनेसमैन करी और उन्होंने कई सर्टिफिकेशंस किए हैं लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी में फ्रॉम इलिनॉइस यूनिवर्सिटी। ये उनकी दूसरी किताब है तथा वो अपने करियर को एक राइटर के रूप में सेटल करना चाहते हैं। आप दोनों ने ये बुक लिखी है बेटियां, तो आज अपन इस बारे में डिस्कस करेंगे। सर मैं चाहूँगी कि आप इस बुक के बारे में पहले कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बेसिकली बेटियां ये जो पुस्तक है ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम लाडली लक्ष्मी योजना जो 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च की गई थी तत्कालीन समय माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये जो योजना बनी थी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो गिरता हुआ शिशु लिंगानुपात एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी और मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर शिशु लिंगानुपात 2001 के सेंसस के पश्चात अत्यधिक उसमें गिरावट आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता रूप से लिया और हम लोगों को दायित्व दिया गया था कि लाडली लक्ष्मी योजना मतलब योजना बनाई जाए जिसके माध्यम से बेटियों के मतलब उनके जो गिरता हुआ शिशु लिंगानुपात को जो है करेक्ट किया जा सके और एक प्रोत्साहन योजना पेरेंट्स के लिए लाए जिससे कि बेटियों का जन्म लेना आसान होगा और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। और उस योजना बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 13 सालों में मध्य प्रदेश में ही लगभग 37 लाख बेटियों के जन्म लेने के लिए यह योजना लाभदायक रही है। तो उस योजना किस तरह से इस योजना का विगत 13 सालों में कैसे ये योजना आगे बढ़ी और कैसे यह योजना अन्य योजनाओं को और भी योजनाओं को जो पूरे देश भर में बालिकाओं के लिए लड़कियों के लिए जन्म लेने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं बनी हैं उन तमाम योजनाओं का समावेश जो है एक रिसर्च डॉक्यूमेंट और एक बहुत ही उपयोगी डॉक्यूमेंट के रूप में ये पुस्तक निर्मित हुआ है।
हाँ, सर ने जो कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से समस्या बताई गई कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो काफ़ी कम था। देखिए कई सारी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं और सुनते हैं पर उतना उस इंटेंसिटी के साथ नहीं समझते हैं। जब हम इस बारे में रिसर्च कर रहे थे किताब लिखने के पहले, तो 2012-13 में भी ऑल इंडिया के जो आंकड़े हैं 4.5 करोड़ लड़कियां कम थी लड़कों के अनुपात में देखी जाए तो, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो शायद वो 1 या 2% का जो कमी है वो हमें खलती नहीं, पर 136 करोड़ लोगों का देश है। 4.5 करोड़ लड़कियां लड़कों के अनुपात में कम होना अपने आप में एक सामाजिक जो बैलेंस है सोसाइटी का उसे बहुत हद तक बिगाड़ सकता है। यहाँ का जो मूलभूत ढांचा है उसमें किस तरह से कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती थी, इस चीज़ को सरकार ने 2001 में समझा। इसका प्रीफेस जो है इस बुक का वो उसी चीज़ को बताता है कि हम डेवलपमेंट में लगे हुए थे, हम सड़कें और जो शासन व्यवस्था सुधारने में लगे हुए थे, पर जब सरकार का इस तरफ ध्यान गया तो अपने सारे चैनल से उन्होंने अपना ध्यान हटाकर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इस चीज़ को लिया। और कई ब्रिलियंट माइंड, कई IAS ऑफिसर्स, कई बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोग इसमें लगे और कई प्रयास किए गए, जिसमें से एक सफल प्रयास लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसकी कहानी, जिसकी सक्सेस स्टोरी इस बुक में है। उसी बारे में ये किताब है। तो ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है कि रेशो कम रहा गर्ल्स का, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों से मतलब कई कुछ ना कुछ स्कीम्स रही है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाई, मतलब जब भी तो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाए रेशो। नहीं, निश्चित ही एक्चुअली समस्याएं रही हैं, बट अगर हम देखें तो ये समस्या कब आई? ये समस्या तब आई जब सोनोग्राफी मशीनें जो है भारत में इंट्रोड्यूस, जो ये केवल भारत देश का ही समस्या नहीं है, पूरे एशिया, खासतौर पर एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का ये समस्या है, जहाँ पे लड़कियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो है एक नकारात्मकता समाज में जहाँ जा रही है। तो जैसे ही ये सोनोग्राफी मशीनें आई, ये एक किलर मशीन की तरह साबित हुई, क्योंकि लिंग परीक्षण होना और फिर उस लिंग परीक्षण के आधार पर भ्रूण हत्याएं होना, ये उस सोनोग्राफी मशीनें जो लगभग 1990s में और 2000 में जो है बहुत ज़्यादा देश में आ गए, तब से ये समस्या एक्चुअली ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले जो है ये समस्या थोड़ा बहुत रहा होगा, बट ये समस्या ज़्यादा विकृत स्वरूप लिया जब ये सोनोग्राफी मशीनें आ गई। तो इसलिए उसके बाद में जो है सोनोग्राफी मशीनों के ऊपर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने भी PCPNDT एक्ट करके लाए, और फिर राज्य सरकारों में कई लोगों ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टि से एक योजना लाना जो पेरेंट्स के लिए मतलब एक संबल प्रदान करता है, वो ये लाडली लक्ष्मी योजना रही है, जिसके फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात जो गिर रहा था फिर से सही दिशा में फिर आने लगा है, उसको सुधार होने लगा है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि जैसा कि सर ने बताया कि कई सारी योजनाएं आई और उतना प्रभावशाली नहीं रही। PNDTC एक्ट के बारे में सर ने बताया, इसी में मेंशन हमारी लाडली योजना भी है, जो पायलट बेसिस पे जब सर ग्वालियर कलेक्टर थे, मेरे ख्याल से अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो उस वक्त वहाँ पे शुरू की गई। सरकारी योजनाओं का एक क्रिटिसिज्म ये रहता है कि बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन या तो उतना नहीं होता, या एक्ट में खुद उसमें इतने मतलब टुथलेस एक्ट बताए जाते हैं कि इतना कड़े नियम नहीं है कि उसको लागू कराया जा सके। लेकिन एक्ट आया, उसके बाद भी चीज़ें बढ़ गई। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि एक परसेप्शन होता है हम लोगों में कि ये चीज़ें तो किसी सोसाइटी के किसी ऐसे तबके में होती होंगी जहाँ शिक्षा का अभाव है। सबसे ज़्यादा जो भेदभाव किया जा रहा था वो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों द्वारा हो रहा था, जो कि मूल रूप से भारत की जो पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा पार्ट है। 80-90% या इतना बड़ा जो हिस्सा है वो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का है। वही लोग सबसे ज़्यादा भेदभाव कर रहे थे। और PNDTC एक्ट आया, और जैसा मैं बता रहा था कि उसके बाद चीज़ें और बढ़ गई, कम होने की बजाय चीज़ें और बढ़ गई, क्योंकि ये इस तरह का अपराध है जिसमें दोनों ही पक्ष सहमति से अपराध करते हैं। जो भ्रूण परीक्षण कर रहा है उसे भी कोई आपत्ति नहीं होती। जनरली जो पेरेंट्स जाते हैं उसमें से एटलीस्ट एक पेरेंट को तो आपत्ति नहीं होती है, तो दोनों जाके कर रहे थे और अपराध को दबा दिया जाता था।
और कहेंगे कि इस कानून के दांत बनाए गए हमारी लाडली योजना द्वारा कि टेक्नोलॉजी को कितना रोबस्ट तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि हर मशीन में एक चिप होगी, जब ये चालू या बंद होगी तो एक नोटिफिकेशन कलेक्टर ऑफिस में हर जिले के आएगा। तो मतलब हमारी लाडली योजना को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई सरकारी स्कीम है या किसी साई-फाई मूवी की तरह या इस तरह की थ्रिलर की तरह साउंड करती है या वैसा पढ़ने में इसको आभास होता है। तो जब मैं इस योजना को पहली बार पढ़ा इस बुक को लिखने के लिए, तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये कैसे बनाई गई होगी, क्या हुआ होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से भी कि थोड़ा उस अनुभव के बारे में भी बताएं कि कैसे, क्योंकि आज तक कोई गवर्नमेंट स्कीम मैंने टेक्नोलॉजी का इतना रोबस्ट प्रयोग करते हुए नहीं देखी। बेसिकली ये जो स्कीम है, जो ग्वालियर में, मैं कलेक्टर ग्वालियर था उस समय, इसको हमने जो स्टार्ट किया था, एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना जैसे सकारात्मकता लाने वाला, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला, पेरेंट्स को ये महसूस कराना कि हमारी बच्ची पैदा होते ही लखपति है, इसलिए लाडली लक्ष्मी। दूसरी तरफ जो है वो जो सोनोग्राफी मशीनें हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, कि सोनोग्राफी मशीनें कैसे एक किलर मशीन्स के रूप में तैयार हुए हैं, साबित हुए हैं, उन पे नकेल कसने के लिए हमारी लाडली करके ग्वालियर में स्टार्ट किया गया था। और बहुत ही आधुनिकता भरा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लगभग 100 सोनोग्राफी सेंटर्स के सहयोग ग्वालियर में लेकर, उनको साथ में लेकर, सोनोग्राफी सेंटर्स के डॉक्टर्स को साथ में लेकर किया गया यह प्रयोग जो है बहुत ही सफल रहा। और पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया, राजस्थान जैसे राज्यों में इसको लागू किया। और भारत सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो आई, उसमें इसका जिक्र करते हुए इसको सब दूर लागू करने के बारे में भी चर्चा हुई। और निश्चित ही ये तमाम तरह के जितने भी प्रयास हैं, न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों में भी लाडली लक्ष्मी योजना, लगभग 15 से ज्यादा राज्यों में इसको किसी न किसी अन्य स्वरूप में इस योजना को राज्यों ने लागू किया, उसी का जिक्र जो है इस पुस्तक में हमने किया है। तो इस बुक को लिखने का क्या उद्देश्य है आपका, कैसे प्रेरित हुआ आप? ये बुक जो है बेसिकली मैडम ये ऐसा है कि बुक का उद्देश्य मुख्य रूप से मैं ये मानूंगा कि एक योजना कितना सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। एक योजना कितने, मतलब एक राज्य में जन्म लिया हुआ एक योजना जैसे 15-16 अन्य राज्यों को कैसे प्रेरित किया, और इसके वजह से पिछले 13-14 सालों में कैसे पूरे देश भर में बालिकाओं को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, लड़कियां पैदा होने के लिए एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए यह योजना कैसे उपयोगी रहा, उसको दर्शाते हुए कंपाइल किया हुआ ये तमाम स्कीमों का एक समावेश है। और ये समाज के सभी वर्गों के लिए, और जैसे अभी पृथ्वी ने कहा है कि जो समाज के सभी तरह के तबके के लोगों के लिए है, ये जानने के लिए कि कैसे इस तरह की योजनाएं सरकारों ने बनाई हैं। और फिर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट भी है जो मतलब पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी के लिए ये पुस्तक उपयोगी रहेगा। ऐसा पुस्तक लाना चाहिए, ऐसा पुस्तक होना चाहिए जो अभी तक नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने सोच के इसको इस पुस्तक को निकाला है। इनफैक्ट सर पीएचडी की बात कर रहे थे, कई सारी पीएचडी लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश में है उस पर कई सारी पीएचडी हुई है, और हमको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट ड्यूरिंग द रिसर्च वी केम टू नो कि इतनी सारे लोगों ने पीएचडी किए, अपने थीसिस इस योजना पे लिखे हैं, और कितने कहाँ इसकी तारीफ और इसके क्रियान्वयन की जो गुणवत्ता जो है इस योजना की। देखिए इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, उसको लागू किया गया। बहरहाल आपका सवाल था कि क्या उद्देश्य था लिखने का उद्देश्य यह था कि जब हम बैठे थे और सर ने अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि इस तरह की कोई किताब आना चाहिए, तो जो मुझे ब्रीफ किया गया है, जब मुझे बताया गया कि क्या सर का सपना है, तो वहाँ से बात ये निकल कर आई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार समाज के लिए करती है, बेशक की जानी चाहिए, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फैक्ट्रीज सेटअप करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में ही अंतर्निहित बुराइयां हैं। देखिए बेटी से भेदभाव कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लैग नहीं है, या कोई भी और महिलाओं के प्रति जो दूसरे अपराध भी होते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह की ऐसी कमी है जिसको सरकार ही पूरा करे तभी
वो होगी। ये हमारे अंतर्निहित बुराई है। और हम जब बात कर रहे हैं बेटियों से भेदभाव की या इनकम टैक्स चोरी की, तो आप देखिए कि लगभग आप आधी पॉपुलेशन को क्रिमिनल बना रहे हैं। तो आपको उन्हीं को ये चीज समाज में अंतर नहीं है, तो वहीं से सुधरे, वहीं से लोग अपने आप एक इनिशिएटिव लें और इस चीज से बाहर निकलें, ताकि रिसोर्सेज जो यहाँ जा रहे हैं वो यहाँ ना जाकर अच्छी जगह चैनलाइज हो सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकें, जिसकी वाकई में भारत जैसे देश को आवश्यकता है। तो ये एक तरह से प्रेरणा भी बने आम लोगों के लिए कि देखिए सरकार इतना खर्च कर रही है, इतने रिसोर्सेज अपने डाल रही है, इतने ऑफिसर्स, इतने मिनिस्टर्स अपना काम में से समय निकाल कर इन सब चीज़ों पे अपना सब डेडिकेट कर रहे हैं। तो आपकी कमी है, आप सुधारें, ये उद्देश्य और ये मैसेज भी ये बुक देती है। बेसिक उद्देश्य था। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना का सपना था हमारे सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और इस सपने को साकार किया है पी नरहरि जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि आपको इस योजना को लाने में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, और इस योजना के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, एक योजना बनने के लिए, मतलब एक योजना का सृजन होने के लिए, जन्म लेने के लिए बहुत सी तपस्या की आवश्यकता रहती है। और ऐसी योजना जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज में सकारात्मकता लाने के लिए जो प्रयास हुए थे, इस योजना को बनाने में मैडम एक पूरा साल लगा। एक पूरा साल जो है मैं और मेरी टीम, और मैं निश्चित रूप से उस समय हमारे प्रमुख सचिव प्रशांत मेहता साहब थे और कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव मैडम थी, और मेरे साथ में और भी ऑफिसर्स जो महिला बाल विकास विभाग में थे। हम लोग तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पूरा मध्य प्रदेश घूमा, और फिर इस योजना बनाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में हमने कई दौर चर्चाएं की, उनके इनपुट्स लिए, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख जब जब हम इस योजना का स्वरूप लेके जा रहे थे, उनके अमूल्य सुझाव इसमें सम्मिलित करते हुए पूरा एक साल लगा। और उसके बाद में जो इन तमाम प्रयासों के बाद में, एक भगीरथ प्रयास के बाद में जो निकल कर आया, वो है लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें जैसे मैंने कहा है कि कोई भी योजना बनाने के लिए, क्योंकि आपका प्रश्न में इसमें ये भी जवाब आता है कि एक योजना बनाने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितना इसमें स्टेक होल्डर्स के उनके जो सजेशंस हैं, एडवाइजेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको समावेशित करते हुए योजना बनाई जाती है। वो भी इसमें हमने लिखा है। तो ये योजना बनाने के लिए एक साल लगा, और इसमें मैं कहूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मुझे अच्छे से याद है जब हम ग्वालियर चंबल बेल्ट में हम घूम रहे थे, एक गांव ऐसा भी था जहां पे एक भी लड़की उस गांव में पैदा नहीं हुई। और आश्चर्य, वो उसका भी हमने जिक्र इसमें किया कि कौन सी ऐसी गांव थी जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट का है। और कुछ गांव ऐसे भी थे जहां पे लोगों ने प्रश्न ये किया कि क्या हम अपने लड़की को हम खुद मार नहीं सकते, मतलब ये भी हमारे पास अधिकार नहीं है। इस तरह की धारणा रखने वाले पेरेंट्स से भी हमने इंटरेक्ट किया, और फिर उसके बाद में उनको कन्विंस करते हुए कैसे इस योजना को हम लाए हैं। ये तमाम चीजें जो है इस बुक में हमने समावेशित किया। तो जैसे लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड कई स्टेट्स में ऐसी मतलब योजना निकाली गई, इस योजना से इंस्पायर होकर इससे रिलेटेड कई योजना निकाली गई। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेट में मतलब इस तरह की योजना सक्सेसफुल रही, और वो कौन सी योजना थी? देखिए, ये जो जैसे अभी हमने कहा है कि इसमें 15-16 राज्यों में इसका अनुकरण किया गया है। और यही नहीं, जो 2001 के बाद जब शिशु लिंगानुपात का दर गिरता गया, उसके बाद में राज्यों ने मतलब उस निद्रा से निकलकर बाहर आया और देखा कि हमारे यहाँ लड़कियां मिसिंग हो रही हैं, लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं, या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। जब इस बात को समझा तो मध्य प्रदेश सहित सभी अन्य राज्यों ने भी जो है इस योजना को कॉपी किया, इसको इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, संशोधन करते हुए अपने अपने राज्यों में इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट किया। परंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो भारत सरकार 2014 के बाद लाई, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लाए थे, उसमें बहुत सारे इसके एलिमेंट्स उसमें समावेशित किए गए थे। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं पूरे देश भर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे सकारात्मक और सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला स्कीम रहा है, जिस योजना के
मतलब जिस योजना के बहुत सारी चीजें जो है लड़कियों के लिए एक वातावरण निर्माण करने में बहुत साकार साबित हुआ है। मैं अगर अपनी राय दूं इस विषय पर तो कुछ राज्यों में तो लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश की थी, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यथोचित जैसी बनाई थी वैसा ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इनफैक्ट गोवा में तो उन्होंने नाम भी चेंज नहीं किया, गोवा में लाडली लक्ष्मी स्कीम नाम से ही जानी जाती है ये योजना। वेस्ट बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प के नाम से एक योजना बनाई गई जिसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किए गए, और जानकर आपको खुशी होगी कि लगभग 550 योजनाओं में 62 देशों की कन्याश्री प्रकल्प को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट स्कीम का अवार्ड दिया, जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया। तो देखिए पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है, और खासकर मध्य प्रदेश और यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ की एक योजना एक इंस्पिरेशन बनी, उससे इंस्पायर होकर कोई योजना बनी जिसे पूरी दुनिया में बेस्ट स्कीम का मतलब कुल मिलाकर देखें तो अभी हम दुनिया में सबसे बेहतरीन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें से एक स्कीम के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो जिस पर ये किताब लिखी गई है। इनडायरेक्टली देखा जाए वया तो इस तरह से रहा, और इसीलिए जो आपने कहा सबसे प्रभावशाली स्कीम कौन सी रही इस लाडली लक्ष्मी योजना से प्रभावित होने वाली, तो कन्याश्री प्रकल्प को अवार्ड मिला है, तो ऑफकोर्स मेरा मत है कि वही सबसे प्रभावशाली रही है। ये शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी स्कीम, फिर ये नई स्कीम उसके बाद में आई ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में चला, और उसी दौरान ये योजना आई। 2006-07 की बात है ये, 2005-06-07 की बात है। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो केंद्र सरकार की है, जो 2014 के बाद आई है। इस बारे में तो बच्चों को भी बताते हैं, लाइक मेरे बच्चा 4th में, तो उसको भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कोलाज बनाने को दिया, और पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करके बनाओ ऐसे। बच्चों को भी काफी बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में बेटी ऐसे पढ़ाओ भी इनफैक्ट बेटी, ऐसे में भी आता है बच्चों एग्जाम में। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने बताया है कि 2001 के बाद और फिर उसके बाद राज्यों ने, फिर केंद्र सरकार ने 2014 के बाद इस इश्यू को जब टेकअप किया, तो स्कूल एजुकेशन में भी जो है इसको बहुत पुरजोर से लागू किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये विषय आना चाहिए, डिस्कशन का पॉइंट बनना चाहिए कि कैसे जो मिसिंग गर्ल्स हैं वो क्या है, क्या हो रहा था, कैसे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए योजनाएं लाई जा रही है, और खास तौर पर फैमिलीज में इस बात का डिस्कशन होना चाहिए कि क्यों लड़कियां पैदा करने के लिए हम सबको मिलकर वातावरण निर्मित करना चाहिए। उसी दिशा में स्कूल एजुकेशन ने भी बहुत कुछ प्रयास किए हैं। और सिर्फ बालिकाओं के लिए कौन कौन सी हेल्थ स्कीम्स निकली है, इस बारे में बताया आपने, बुक में इसके बारे में मेंशन किया है। जी, कई सारी योजनाएं हैं। देखिए पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम इन्फेंट की बात कर रहे होते हैं, छोटे बच्चों की, तो उसमें बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की में सरकार भेद नहीं करती है, और करना भी नहीं चाहिए, वो बड़ा ही इमोरल एक्ट होगा। तो बच्चों के लिए स्कीम्स है हाँ, बट प्री टीन या टीनेजर गर्ल्स के लिए जब उनका जब एक शारीरिक संरचना अलग है, जब वो उस एज में, अवस्था में प्रवेश करती हैं, तो हाइजीन से रिलेटेड कई सारी योजनाएं हैं। बट हाँ, बच्चों के लिए भी जो योजनाएं हैं, जो उनके न्यूट्रिशन को लेकर, या इंद्रधनुष मिशन जो आया जिसमें टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की बात थी, या सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में बच्चों का टीकाकरण कराया जाए, उन लोगों के लिए फ्री में कराया जाए जो इसके लिए पैसा नहीं दे सकते, उन योजनाओं का इसमें काफ़ी विस्तार से जिक्र है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से ये किताब लिखी गई थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं थी। इनफैक्ट जो योजनाएं बच्चों के लिए, उसमें लड़कियां बेशक आधा पार्ट उसका है। तो जी, कई सारी योजनाओं का इसमें जिक्र है। सर, समाज के लिए पुस्तक कैसे उपयोगी होगी? जी बिल्कुल, समाज के लिए देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि एक तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में ही कोई बुराई है तो उसी को निकालना, समाज में जो लोग हैं उन्हीं को अपने दिमाग से ये चीज़ निकालना होगी कि बेटा या बेटी में कोई भेद होता है। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, जो इस पूरी योजना का मूल है, जो सार है, जो आत्मा है, वो है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, मतलब डेवलपिंग, हाँ, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल में लगी हुई है।
तो यहाँ हर समस्या को आप अर्थशास्त्र से जोड़कर देख सकते हैं। मतलब वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है किसी परिवार की, वो हर बुराई की जड़ बन सकती है। और यही हुआ जब ये योजना बन रही थी, तो जब रिसर्च के वक्त सर ने जो मुझे बताया था इसके बारे में कि कैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर के बारे में सोचा गया, तो मुख्य कारण यही था कि कोई भी किसी घर में जब बेटी का जन्म होता है तो उन्हें दहेज देना पड़ता है, पालन पोषण में खर्च करना होता है, और एक उम्र के बाद वो कहीं और चली जाती है। तो ये जो मानसिकता थी कि आप जो खर्च कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर बेटी आपकी है, खर्च सरकार वहन कर लेगी। कई तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उदारवादी सुझाव और योजना रही। और जनता को ये बात पता होना चाहिए, जो रीडर्स हैं इस बुक के, उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार किस हद तक गई। मतलब आपके घर में जो बच्चे का जन्म हुआ है या बालिका का जन्म हुआ है, उसको लखपति बनाया पैदा होते ही कि वो 1 लाख का जो एक अमाउंट है, तो ये आप सरकार के इंटेंशन जो हैं वो कितनी जेनरस। देखिए, हम कई बार हम इस देश में योजनाएं आती हैं और फ्री का इतना सारा हमें यहाँ कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो हम हर चीज़ को अपना अधिकार मानते हैं कि ये तो मिलना ही चाहिए, सरकार होती इसलिए। बट अपने बच्चे का भरण पोषण के लिए भी जब सरकार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेती है, तो मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय, और उस दृष्टि से एक बार सोचना जरूर चाहिए। बेसिकली ये बुक मैडम जो जैसे आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय, इन ये जो 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे बालिकाएं और किशोरी बालिकाएं, इनके लिए सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, किस तरह की योजनाएं लाई और क्या अधिकार बेटियों के लिए प्रदत्त किया गया है, सरकारों ने प्रदत्त किया है, ये एक सिंगल बुक में आप ये तमाम चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसलिए भी ये बुक जो है बहुत उपयोगी है। सर, सोशल जस्टिस स्कीम्स के बारे में बताइए जो बालिकाओं के लिए निकाली सरकार ने। सामाजिक न्याय क्षेत्र में बेसिकली जैसे 2000 के बाद में बहुत सारे जो बदलाव आए हैं, मुख्य रूप से सामाजिक न्याय क्षेत्र में लड़कियों के लिए किस तरह के अधिकार हैं और सामाजिक संरचना में लड़कियों के लिए जो अधिकार होना चाहिए, उन तमाम चीजों के बारे में हमने इस बुक में जिक्र किया है। और मुख्य रूप से जो पॉस्को एक्ट है, जिसका सबसे ज्यादा जो जिक्र होता है, यानी कि छोटे बच्चियों के साथ में जो पॉक्सो एक्ट है, जो छोटे बच्चों के साथ में उनके साथ में जो अत्याचार होता है, उससे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो इसमें जिक्र किया हुआ है। खासतौर पर 2012 में, 2015 में समय समय पर जो चेंजेस लाए हैं, वो तमाम चीजें जो है ये पॉक्सो एक्ट में इसमें हमने प्रस्तुत किया है। जी, इसके अलावा देखिए, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो अपराध जो हुआ वो अपनी जगह है, और न्याय मिलना कब सार्थक होगा कि एक बेटी है। अभी हमने दहेज विरोधी कई सारे कानून बनाए, तो कई बार ये भी देखा गया कि बेटी घर से, पिता के घर से बिना दहेज के गई और सामने भी उसके प्रॉपर्टी में कोई अधिकार अगर लीगल नहीं है, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज होती है, तो बेसिकली उसके पास कहीं कोई एसेट नहीं होती। तो जो सामाजिक न्याय की सबसे प्रभावशाली स्कीम मुझे लगी, जब 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके बेटियों को बराबर अधिकार अपने पिता की संपत्ति में दिया गया। अगर किसी घर में एक बेटा एक बेटी है, तो बेटी का अधिकार पहले उतना प्रभावशाली रूप से वो क्लेम नहीं कर सकते थे। उसमें अमेंडमेंट लाकर और जो उन्हें ये अधिकार दिया कि अपने पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार वो लोग हैं, उतना बराबर का हक वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सामाजिक न्याय की बात हुई। अगर आप बेटी को बेटों के बराबर मान रहे हैं, तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज जॉब में भी मिलनी चाहिए, बाहर कार्य क्षेत्र जो भी होते हैं, बिजनेस वगैरह, वहाँ भी मिलनी चाहिए, और ऑफकोर्स उसके घर में उसके पिता की संपत्ति में भी मिलनी चाहिए। सर, आपने बुक में बहुत अच्छे से, बहुत सरल और सहज ढंग से सभी स्कीम्स को समझाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि किसी को सरकारी लंबे जो उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, दस्तावेज, जो पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपने बहुत अच्छे से इसमें बुक में एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए, लेकिन उस पर ज़मीनी तौर पे कुछ करने की भी ज़रूरत है, मतलब काफ़ी कुछ उसको बढ़ाना पड़ेगा स्कीम को? देखिए, पहली चीज़ तो कौन सी स्कीम ज़रूरी नहीं है, ये एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि
अगर किसी भी चीज के सबसे लिए ज्यादा उपयोगी कौन सी है, और मतलब जमीनी स्तर बराबर, अच्छा। अगर आपको प्यास लगी है तो आपके लिए पानी सबसे ज्यादा उपयोगी। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जो बुराई सबसे ज्यादा है या जो कमी सबसे ज्यादा है वहाँ वो स्कीम उपयोगी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विकास, स्कूल से रिलेटेड डेवलपमेंट यहाँ जो हुए, या जो वॉलेंटियर मतलब जो समाज में ही लोगों को खड़ा किया गया कि आप अपने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किया जाए, इस तरह के जो अभियान सरकार ने चलाए लोगों को प्रेरित करने के लिए, मुझे लगता है वो सबसे प्रभावशाली रहे। और इसी तरह के अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, हर जगह हर गांव में एक पुलिस स्टेशन या एक बैंक या एक देना अभी तो भारत में पॉसिबल नहीं है, पर हर जगह कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इतने सक्षम हैं कि अपने आसपास पिछड़े लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों की मदद वो खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं बिना पैसा लगाए। अपने लिटरेसी का, एजुकेशन का, या अपने शारीरिक सक्षमताओं का या आर्थिक सक्षमताओं का प्रयोग करके वो अपने आसपास के पिछड़े लोगों का, तो ऐसे कई अभियान, देखिए कुछ योजनाएं होती है जिसमें सरकार पैसों का प्रावधान निकालती है, खुद खर्च करती है, कुछ अभियान भी होते हैं जो जागरूकता से संबंधित होते हैं। तो ऐसे अभियान और पूरे देश में चलाए जाने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन मैं समझता हूँ कि बिहेवियरल चेंज जिसको बोलते हैं। हम मतलब सरकारें कितनी भी योजनाएं लाएं, सरकारें कितना भी पैसा ऐसे सामाजिक बुराइयों के तारतम्य में इन्वेस्ट करें, अगर समाज में जो है व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन जो इस पुस्तक के माध्यम से भी हम जिक्र करना चाहते हैं कि लड़कियां पैदा हो, लड़कियों के प्रति सकारात्मकता, लड़कियों के प्रति जो है समभाव, चाहे वो लड़का हो एक जैसा समभाव, ये तमाम चीजों का जो है समाज में एक व्यवहार परिवर्तन आना चाहिए कि सबको एक जैसा देखना चाहिए, सबके एक जैसे अधिकार है, सबको मतलब पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको उनके हक देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो होना चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन लाना, ये व्यवहार परिवर्तन है। ये व्यवहार परिवर्तन मैं समझता हूँ आना बहुत जरूरी है, उस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। सर, आपने ऐसे बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया बुक में, और इस बुक को एक डॉक्यूमेंट की तरह तैयार किया है। तो लाइक ये जो स्कीम्स हैं, इसमें सबसे सक्सेसफुल स्कीम कौन सी रही सरकार की? ऑफ कोर्स लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में किताब लिखी गई है, और निश्चित ही हमारी दृष्टि में, दोनों लेखकों की दृष्टि में मेरे ख्याल से लाडली लक्ष्मी योजना ही रही होगी, इसीलिए हमने इसको चुना। ये सबसे सक्सेसफुल स्कीम वही है, लाडली लक्ष्मी योजना रही है, जो बहुत ही मतलब उसमें जैसे कहा है कि शुरुआत में हम लोगों ने कि सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत उपयोगी रहा है। अगर 37 लाख लड़कियां जो आज इस योजना का लाभ लिए हैं मध्य प्रदेश में पिछले 13-14 साल में, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। वाकई सरकार को भी अपन को बहुत थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने फॉर द गोल्डन फ्यूचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड इतना सोचा और सब स्कीम्स निकाली उन्होंने। जी बिल्कुल। अब सर, आप जैसे इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने आपकी बुक पब्लिश की है, तो आप इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का आपका क्या अनुभव रहा, इस बारे में बताएं कुछ। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है। एक तो हमको 3 साल लगे इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, और महज 3 महीने में इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया और पब्लिश किया और मार्केट में लाए। और डेफिनेटली जो एक प्रोफेशनलिज्म है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का, बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही सकारात्मक रहा है। सर, इस बुक से अलग मैं पूछना चाहूँगी, जैसे थोड़े दिन पहले ही आपने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है, जैसे आपने फेसबुक पे डाला था, तो सर वो आपका कैसा अनुभव रहा कोविड वैक्सीन लगवाने से? देखिए, अभी लोग बहुत डर रहे हैं ना कि लगवाएं कि नहीं। तो ये जो डर है ये दिमागी चीज है। क्या संदेश देंगे आप हमारे दर्शकों को? पॉइंट ये है कि जैसे मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और हमको शासन ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में माना है। हम में से कुछ IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको जिले दिए गए हैं कोविड के दौरान, जहाँ पे हमें जाके उन जिलों का पर्यवेक्षण करना था। तो उस दिशा में हमको फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए हमें एक निश्चित तारीख को वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा और मैं जाके करा लिया। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, पहला भ्रम कि ये जो वैक्सीन लगाने से मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये भ्रम दूर करें, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। मैं ही नहीं, मैंने वहाँ पे जितने लोग वैक्सीन मतलब पिछले 15-20 दिनों से जो वैक्सीनेशन जब से प्रारंभ हुआ है, जितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
कुछ एक लोगों को हल्का सा बुखार आया, उसके अलावा वो भी जो है किसी भी वैक्सीनेशन में होता है। अपने घर में छोटे बच्चों को हम वैक्सीनेशन कराते हैं, छोटे बच्चे वैक्सीनेशन करा लेते हैं और हल्का फुल्का बुखार आ ही जाता है। तो हम भी जो है कराने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो अनावश्यक भ्रम लोगों के दिमाग पे आया है, इसको हटाना चाहिए। और जब जिसका नंबर आएगा वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। और इससे निश्चित ही, क्योंकि ये पूरा एक रिसर्च के आधार पर पूरे देश में, हमारा देश आज के तारीख में उन 5 देशों में आ गया है जहां पे वैक्सीन तैयार हुआ है। और हम बड़े गर्व के साथ हमें इस बात को रखना भी चाहिए, महसूस करना चाहिए और इसको स्वीकारना चाहिए कि वैक्सीन जो है बहुत ही सुरक्षित है और ये हम सब के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसके अलावा कोई आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ बोलना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा, पुस्तकें पढ़िए। देखिए, जितने पुस्तक पढ़ेंगे उतना हमें, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे हमारे लिए कुछ नई चीजें समझने में, कुछ नए चीज सीखने में बहुत उपयोगी रहता है। और हमारा जो मस्तिष्क का निर्माण भी जो है इस तरह से हुआ है कि हम कोई नया चीज सीखे, पढ़े और उसको आत्मसात करें। तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा एक हैबिट है और उससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण निरंतरता के साथ में आजन्म होता रहेगा। तो पुस्तकें पढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, पुस्तकों की बात सर ने की, तो मैं पुस्तकों के महत्व के बारे में जो थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि हम आए दिन व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़ते हैं या छोटे छोटे आजकल वीडियोस भी होते हैं और उसके साथ हम आर्टिकल भी पढ़ते हैं। पर जो मैंने खुद इस जर्नी में एज अ राइटर समझा है कि किताब कोई वन मॉर्निंग थॉट नहीं होती है। आप सुबह उठकर आप हो सकता है आज सरकार की निंदा करें, अगले दिन उठकर प्रशंसा करें रात को कोई अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद। तो आप अगर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें आपका वो व्यक्तित्व झलकेगा। पर पुस्तक लिखना एक लंबी जर्नी होती है। जैसे सर ने बताया कि हमें 3 साल लगे इस पुस्तक को लिखने में, तो जितना चर्निंग एक किताब को लिखने में होता है, इसीलिए किताबों का महत्व बहुत ज्यादा है। इस समाज में हम मूल रूप से बातचीत में भी एक लोकोक्ति में कहते हैं, मुहावरा है कि ये कौन सी किताब में लिखा है। उसका कारण यह है कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में कि किताब की लिखी हुई बात का वैलिडेशन बहुत ज्यादा होता है। ऑफकोर्स आप बजाय के नॉलेज कहीं और से भी गेन कर रहे हैं, बट किताबों का अल्टरनेट और कुछ नहीं है। किताब अपनी जगह है और बाकी दूसरा नॉलेज अपनी जगह है। हाँ, मतलब व्हाट्सएप एंड फेसबुक दे कांट रिप्लेस बुक्स। मतलब अल्टीमेटली जो पुस्तक का बुक्स भी जो आई है वो इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्योंकि वो फील नहीं आ रहा। जैसे पुस्तक हमने पकड़ा है, हमारा जो एक टच है पुस्तक को पकड़ने का, और उस टच के माध्यम से हम जो अपने आंखों से उसको पढ़ रहे हैं, वो फील जो है कहीं ना, यद्यपि ई बुक्स भी जो है कहीं ना मतलब उपयोगी है, ऐसा नहीं है, परंतु वो जो टच एंड फील वाला जो इफेक्ट है वो कभी भी ई बुक्स के माध्यम से नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं सर की बुक में से कोट पढ़ना चाहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया। देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ विमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ओनली ऑन वन विंग। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे इस कार्यक्रम को देखा और इसे सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू ऑथर।